हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एनी से होती है जिसकी आज शादी हो रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही होती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो 18 साल की थी तो उसके डैड जबरदस्ती उसकी शादी एक बुड्ढे से कराना चाहते थे, इसलिए एनी घर से भाग जाती है और उसके डैड गार्ड्स के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। अभी एनी को बचाने के लिए उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जीरन होता है। अभी एनी के डैड और उसके गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एनी जल्दी से जीरन के पीछे छुपने लग जाती है। एनी के डैड जीरन को वार्निंग देते हैं, तुम हमारी फैमिली मैटर में मत घुसो क्योंकि तुम भी हमारे ही स्कूल में पढ़ते हो तो तुम क्या ही कर लोगे। लेकिन जीरन उनकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद एनी के डैड गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं इसे मारो। इसके बाद गार्ड्स जीरन को मारने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो तो उन सबको ही धो डालता है। एनी तो ये सब बस देखती रह जाती है और जीरन के हाथ में खून देकर उसे डर लग रहा होता है, पर साथ ही उसे खुशी भी हो रही थी, चलो कोई तो है मुझे बचाने के लिए। इसके बाद एनी के डैड अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से भागने लग जाते हैं। इसके बाद एनी सोच रही होती है मेरे डैड इतनी आसानी से मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, और ये लड़का स्कूल का बुली है, इसका मतलब शायद यही मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद जीरन वहाँ से जा रहा होता है, तभी एनी उसे रोककर उसे अपने पैसे देने लग जाती है। मुझे मालूम है कि तुम प्रोटेक्ट करने के लिए फीस लेते हो, क्या ये पैसे लेकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने का काम करोगे? जीरन उसे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? एनी बोलती हाँ, तुम स्कूल के सबसे फेमस बुली हो। जीरन बोलता है ये तो बहुत ही कम पैसे है, क्या तुम एक भिखारी हो? एनी बोलती है अभी मेरे पास फिलहाल इतने ही पैसे है, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो मेरे डैड किसी बुड्ढे से मेरी शादी करवा देंगे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। जीरन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन बोलता है ये पैसे ना बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए बाकी के पैसों की तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। एनी को लगता है ये उसका एंजल है, लेकिन तभी उसे पता चलता है इस दुनिया में तो कोई एंजल ही नहीं है। जीरन को दूसरे लड़कों को मारता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जीरन एनी को बोलता है मैं किसी को भी तुम्हें ऐसे बुली नहीं करने दूंगा, इवन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। प्रेजेंट में एनी उस बंदे के घर में आ जाती है जिसके साथ उसकी शादी हुई होती है। जैसे ही वो उस बंदे को अपने सामने देखती है तो शौक हो जाती है क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं जीरन ही होता है। वो सोचती है मैं तो इससे भाग गई थी ना, तो वापिस से ये मेरे सामने कैसे आ गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एनी अपना सामान पैक कर कर भागने की कोशिश कर रही होती है। जीरन उसे रोक कर पूछता है मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से हूँ तो तुम आखिर मुझसे भाग क्यों रही हो? एनी चिल्ला कर बोलती है क्योंकि मैं तुमसे डरती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम बहुत ही बड़े खूनी हो, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तुम्हारी वजह से स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अब मुझे भी देखकर डर की मारी भाग जाते हैं। स्कूल की सारी टीचर्स भी मुझसे डरने लगी हैं। जीरन बोलता है तुम उन लोगों पर ध्यान क्यों दे रही हो, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ ना। एनी बोलती है मैं तुम्हारी कोई कैदी बनकर नहीं रहना चाहती, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरी खुद की भी कोई जिंदगी है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। और रोने लग जाती है। जीरन भी गुस्से में बोल रहा है ठीक है यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। इसके बाद एनी उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में एनी के सामने जीरन बैठा हुआ होता है और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है। एनी सोच रही होती है शायद ये वो नहीं है, मुझे कोई भ्रम हो गया था। उसका नाम तो जिहान है जो जी फैमिली का एकलौता वारिस है। इसके बारे में तो रूमर फैले हुए हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसके बाद जीरन एनी को अपने पास आने के लिए बोलता है। एनी उसकी आवाज सुनकर सोचती है इसकी आवाज भी बिल्कुल जीरन की तरह है, और जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो वो उसे खींचकर अपनी बाहों में बिठा लेता है और एनी से उसका नाम पूछने लग जाता है। एनी याद करती है उसके डैड ने उसे धमकी दी है अगर तुम्हें अपनी मॉम की अस्थियां वापस चाहिए तो तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती हो और तुम्हें अपनी बहन की जगह ये शादी करनी ही होगी। एनी की बहन भी उसे बोल रही होती है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है ना जिहान, वो बहुत ही बड़ा साइको है, इसलिए अच्छा ही होगा बहन की तुम उसे कुछ भी ना बताओ, ना तुम बचोगी नहीं। अपनी बहन की बातों को याद करने के बाद एनी
जीरन को अपनी बहन रो का नाम बताती है। जीरन तो एनी को किस ही करने लग जाता है। वो सोचती है ये फीलिंग तो जानी पहचानी है, जैसे कि ये जीरन है। जिसके बाद वो जल्दी से उसे दूर होकर खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाकर उसे किस करने लग जाता है। एनी उसे रोक कर बोलती है पहले मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जीरन भी मान जाता है, जिसके बाद एनी जल्दी से बाथरूम में आ जाती है और सोच रही होती है ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये जीरन है। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे अपनी मोम की हस्तियाँ चाहिए तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। इधर जीरन अपना मास्क हटा देता है और अपनी शर्ट भी खोल लेता है। मैं 6 साल से इसका इंतजार कर रहा था, अब इसे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर मेड्स यहाँ पर एनी को नाइट ड्रेस दे देती है और उसके बाद उसके लिए एक ग्लास दूध लेकर आ जाती है, बताती है ये मास्टर ने आपके लिए भिजवाया है। उसके बाद एनी वो दूध पी लेती है, उसे पीते ही उसे नींद आ जाती है। उसके सोते ही वहाँ पर जीरन आ जाता है और वो भी उसके बगल में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही एनी की नींद खुलती है तो वो जीरन को अपने बगल में देखकर शॉक हो जाती है और अपने कपड़े चेक कर कर खुश हो रही होती है, चलो इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। और सोच रही होती है पता नहीं ये बंदा बिल्कुल जीरन की तरह क्यों लग रहा है। वो उसका मांस हटाकर देखने ही वाली होती है, लेकिन तभी जीरन जल्दी से उठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे पूछता है तुम क्या करना चाहती हो। वो बोलती है मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसे दिखते हो। जीरन बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, मेरा अगली चेहरा देखकर तुम डर जाओगी। एनी बोलती है हम तो पति पत्नी है ना, तो एक दिन मुझे तुम्हारा चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। जीरन बोलता है चलो उससे पहले एक जरूरी काम कर लेते हैं। इसके बाद वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आ रहा होता है, लेकिन एनी बाथरूम का बहाना कर वहाँ से भाग जाती है और सोच रही होती है वैसे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कैसा दिखता है। तभी एनी को वहाँ पर एक रबर बैंड नजर आता है। एनी को याद आता है ये तो मेरा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एनी जीरन की गर्लफ्रेंड बन गई होती है और दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एनी जैसे ही अपने बाल बांधने के लिए रबर बैंड यूज करती है तो वो से ही रबर बैंड ले लेता है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, इसलिए इसे मैं अपने पास रखूंगा। मैंने सोचती है इस रबर बैंड को तो मैंने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन जीरन ने मुझसे ये ले लिया था, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में जीरन पीछे से आ जाता है और एनी उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन। वो बोलता है मैं जिहान हूँ, क्या मॉर्निंग में उठने के बाद तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। एनी उसे रबर बैंड के बारे में पूछने लग जाती है। जिहान उसके बालों में लगा देता है और बोलता है ये तुम पर अच्छा लग रहा है, तुम ही रख लो। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी एनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उससे पूछती है ये रबर बैंड तुम्हारे पास आया कैसे। जीरन बोलता मुझे किसी ने ये तोहफे में दिया था और वहाँ से चला जाता है। इतने में एनी को उसके डैड की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलते हैं तुम्हें तुम्हारी मोम की हस्तियाँ चाहिए ना, तो चलो अब जल्दी से घर आ जाओ और ले लो। एनी को तो डाउट होने लग जाता है इतनी जल्दी मेरे डैड एशेज देने के लिए कैसे मान गए। उसके डैड बोलते तुम्हें चाहिए तो आ जाओ वरना मैं फेंक दूंगा। जिसके बाद एनी आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ एनी की स्टेप सिस्टर रो अपने डैड से पूछ रही होती है क्या आप सच में एनी को वो एशेस वापस करने वाले हो। डैड बोलते हैं मैं उसे वापस तो नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि गांव फैमिली एनी को ढूंढ रहे हैं और हमने अब एनी की शादी जी फैमिली में करवा दी है। अगर उन लोगों को ये बात पता लगेगी ना तो वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं एनी को यहाँ पर बुला रहा हूँ ताकि मैं उसे मार सकूँ। अगर वो मर जाएगी तो इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। इवन मैंने तो गुंडे भी भेज दिए हैं एनी को मारने के लिए। जब वो मर जाएगी तो हम ऐसा प्रूफ कर देंगे कि उसने खुद की जान ली है और इस तरीके से हम लोग बच जाएंगे। ये सुनकर रो और उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। उसी तरफ एनी टैक्सी पकड़कर जा रही होती है। जीरन भी अपने असिस्टेंट के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस हम सीक्रेटली आपकी वाइफ का पीछा क्यों कर रहे हैं। जीरन बोलता है तुम चुप बैठो, बस चुपचाप उसे फॉलो करो। इधर एनी अपने घर के बाहर पहुंच जाती है और सोच रही होती है ये तो वही जगह है जहाँ जीरन और मैं सबसे पहली बार मिले थे और अब 6 साल हो गए हैं हम दोनों को अलग हुए। इसके बाद यहाँ पर वो गुंडे पहुँच जाते हैं जो उसके डैड ने हायर किए होते हैं और ये लोग यहाँ पर एनी को पकड़कर लेकर जाने ही वाले होते हैं और एनी इनसे बचकर भागने की कोशिश करती है और सोच रही होती है 6 साल पहले तो मुझे जीरन ने बचा लिया था, लेकिन आज मुझे कौन बचाएगा। अभी उसे सामने जीरन नजर आता है। वो उसे बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसके बाद जीरन गुंडों से फाइट करने लग जाता है। ये देखकर एनी सोचती है ये बिल्कुल सेम उसी की तरह
कैसे लग रहा है? जीरन एनी को बोलता है, अगर तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी ना तो तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। इतने में एक गुंडा यहाँ पर जीरन को चाकू से मारने वाला होता है तो जीरन उस बंदे से उसका चाकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके चेहरे पर मार देता है और जीरन का मास्क हट जाता है। जिसके बाद एनी भी देख लेती है कि ये सच में जीरन है, तो वो उसे जीरन के नाम से बुलाने लग जाती है। पर वो अपना मास्क पहनता है और बोलता है, मैं कोई जीरन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड जिहान हूँ। वैसे तुम्हारे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि तुम्हें मारना कौन चाहता है। जिसके बाद एनी उन गुंडों से पूछती है, तुम लोगों को किसने भेजा है? तो वो गुंडे उसके डैड का नाम बता देते हैं, जो सुनकर एनी तो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ एनी के डैड और उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। अब तक तो एनी मर चुकी होगी और हम लोगों का सीक्रेट किसी को भी पता नहीं लगेगा और हम लोग जी फैमिली की दी हुई ब्राइड प्राइस को अच्छे से खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए में वहाँ पर जीरन एनी को लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद सभी गार्ड जीरन की सिस्टर और उसके डैड को पकड़ लेते हैं। जीरन चिल्लाने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने की। डैड तुरंत ही जीरन से माफी मांगने लग जाते हैं, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। जीरन बोलता, माफी मुझसे नहीं बल्कि अपनी बेटी से मांगो। तो एनी के डैड उससे भी माफी मांगने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं, मैं तो तुम्हारा डैड हूँ ना, तुम मुझको माफ कर दो, मैंने तो तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी कर दी है ना। एनी बोलती, अच्छा आप मुझे ऐसी खुशी देना चाहते हो, गुंडों को भेजकर मुझे मारने का ऑर्डर दिया ताकि उसके बाद आप रो को सारी खुशियाँ दे सको। डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं, तुम अपनी बहन को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? एनी अपने डैड से पूछने लग जाती है, आखिर आप मुझे मारना क्यों चाहते थे? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? डैड बोलते हैं, क्योंकि तुम एक नाजायज लड़की हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये सुनकर एनी तो शौक हो जाती है। उसके डैड बोलते हैं, हाँ मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, वैसे भी मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है तो तुम एक बार मुझे माफ तो कर ही सकती हो ना। मैं तुम्हारी मोम की एशेज चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें दे दूंगा। एनी बोल दिया, आपने इतने सारे बुरे काम किए हैं, आपको लगता है कि आप मुझे मेरी मोम की एशेज दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब आपको मेरी मोम से माफी भी मांगनी होगी। डैड बोलते, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी मोम से माफी नहीं मांगने वाला हूँ। जीरन उनके पैर के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है, अगर माफी नहीं मांगोगे तो फिर मरोगे। उसके बाद ये लोग मान जाते हैं, ठीक है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। एनी पूछती है, आपने मेरे मोम की एशेज को कहाँ पर रखा है? डैड बोलते, मुझे याद नहीं है, तुम बैठकर चाय पानी पियो, मैं सोच कर बताता हूँ। एनी तो रोते हुए पूछने लग जाती है, कहीं आपने मेरी मोम के एशेज को गुमा तो नहीं दिया है? तभी जीरन उनका पैर और तेजी से दबाने लग जाता है, बताओ तुमने एशेज को कहाँ पर रखा हुआ है? डैड बताते हैं, स्टोर रूम में कुत्ते का जो पिंजरा है ना उसके अंदर रखा हुआ है। इसके बाद एनी भाग कर जाती है और अपनी मोम के एशेज को ढूंढने लग जाती है। तभी वो उसे नीचे गिरा हुआ मिलता है। इसके बाद एनी जैसे ही बाहर आती है तो जीरन उसके हाथ में चोट देकर उसकी फिक्र करने लग जाता है। एनी एक कांच की बोतल लेकर आ जाती है और अपने इस फेक डैड के सर पर मार देती है और चिल्लाकर बोलने लग जाती है, तुरंत नील डाउन होकर मेरी मोम से माफी मांगो। तुम लोगों ने मेरी मोम को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि उसके डैड उन्हें मारते थे और ऊपर से उन्होंने उसे चीट भी किया था। उसके बाद डैड और एनी की स्टेप सिस्टर दोनों ही नील डाउन होकर माफी मांगने लग जाते हैं। इसके बाद एनी को सुकून मिलता है और सोचती है, मैं अपने मोम की सारी चीजें भी ढूंढ कर रहूंगी। इसके बाद जीरन एनी को लेकर घर से बाहर आ जाता है और उसे कार में बिठाने के बाद वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, एनी के डैड और स्टेप सिस्टर को जाकर गार्बेज में फेंक दो। उसके बाद वो एनी के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर जीरन के गार्ड जिन्होंने एनी के डैड और स्टेप सिस्टर को पकड़ा हुआ था उन्हें कोई मार देता है। गांव फैमिली का मिस्टर मिंग होता है। तो यहाँ पर एनी के डैड से पूछ रहा होता है, क्या तुमने एनी की शादी जी फैमिली में कर दी है? डैड झूठ बोल देते हैं, जी फैमिली के जिहान ने मुझे फोर्स किया था, अगर मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूँगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जिहान का नाम सुनने के बाद ये अपने बंदे को एनी के डैड और स्टेप सिस्टर को गोली से मारने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ जैसे ही एनी की नींद खोलती है तो वो जीरन को अपने पास बैठा हुआ देखकर उसे शुक्रिया अदा करने लग जाती है। उसने मेरी जान बचाई और मेरी मोम की एशिश को लेने में भी मेरी हेल्प की। और फिर वो उसे देखकर सोच रही होती है, वैसे ये बिल्कुल जीरन की तरह ही दिखता है और इसने मुझे बचाया भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 6 साल पहले जीरन ने मुझे बचाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास तो मेरा हेयर रबर बैंड भी है और इसी ने मुझसे शादी भी की। और जब मेरे डैड और मेरी स्टेप सिस्टर मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे, वैसे तो बिल्कुल मुझ पर शक भी नहीं हुआ।
जिसके बाद एनी जीरन से पूछती है, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैंने अपनी सिस्टर की जगह तुमसे शादी की है, और असल में तुम मेरी बहन से नहीं बल्कि मुझसे ही शादी करना चाहते थे, और मुझे पता चल गया है कि तुम जीरन हो। लेकिन पर जीरन बोलता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं मिस्टर जिहान हूँ। एनी पूछती है, अगर तुम जीरन नहीं हो तो तुम्हारे पास मेरा वो हेयर रबर बैंड कैसे है, और आखिर तुम बिल्कुल उसी की तरह कैसे दिखते हो, और अगर तुम वो नहीं हो तो तुमने मुझसे ही शादी क्यों की है। वो बोलता है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा मत समझो, समझी? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं जिहान हूँ। जिस जीरन की तुम बात कर रही हो ना, वो तो कब का मर चुका है। सुनकर एनी तो शौक हो जाती है और बोलती है, मजाक मत करो। वो बोलता है, मैं एकदम सीरियस हूँ, वो 6 साल पहले ही मर चुका है। एनी बोलती है, झूठ मत बोलो। जीरन बोलता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ जीरन की बॉडी को। इसके बाद वो अपना मास्क उतारकर उसे लेकर जाने लगता है, जिसके बाद वो एनी को पकड़कर जबरदस्ती एक कोल्ड रूम में लेकर आ जाता है और बोलता है, तुम्हें शक हो रहा है ना कि जीरन मरा नहीं है, अब तुम अपनी आंखों से देख लो। उसके बाद वो उसकी बॉडी को खोलकर दिखाता है। एनी तो जीरन की बॉडी को देखकर ही शौक रह जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है, आखिर वो कैसे मर गया। जीरन बोलता है, तुम रो क्यों रही हो, ये नाटक कर रही हो ना तुम, क्योंकि तुम तो जीरन से नफरत करती थी, अब वो मर गया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। एनी बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे। जीरन बोलता है, वो तुम्हारी वजह से ही मरा है। 6 साल पहले जब तुम उसे छोड़कर जा रही थी, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गुंडों से लड़ रहा था और वो तुम्हारी आंखों के सामने ही मर गया। तुमने तो उसे मुड़कर देखा भी नहीं और वहाँ से चलती बनी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एनी को गुंडों से बचाते वक्त जीरन को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई होती है और वो एनी को कॉल करता है, पर ये मैडम कॉल उठाकर भी उसे बोल देती है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूँ। जीरन उसे बताता है, मैं मर रहा हूँ, लेकिन तब भी वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। सब सुनने के बाद प्रेजेंट में एनी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और रो रही होती है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। इसके बाद वो जीरन की बॉडी के पास आकर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। जीरन उसे उसका हेयर बैंड दिखाकर बोलने लग जाता है, तुम्हें इसकी वजह से लग रहा था ना कि जीरन मरा नहीं है और वो मैं हूँ। मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि जब जीरन मर रहा था ना, उसके हाथ में यही था, इसी वजह से ये मेरे पास है। एनी उस हेयर बैंड को देखकर याद करने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एनी जीरन से अपना हेयर बैंड मांग रही होती है, अगर तुम ऐसे हाथ में पहनोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। वो बोलता है, कोई नहीं हंसेगा और कोई हंसेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, सभी को पता लगना चाहिए कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। प्रेजेंट में एनी उस हेयर बैंड को देखकर रो रही होती है। जीरन वहाँ से बाहर जाने लगता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है, बॉस आखिर आपने अपनी वाइफ से झूठ क्यों बोला है। यहाँ पर एनी तो रो रो कर बेहोशी हो जाती है और जीरन जल्दी से जाकर उसे उठाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। तभी एनी उस जीरन कहकर बुलाने लग जाती है और खुश हो रही होती है कि तुम वापस आ गए, जरूर मुझ पर गुस्सा हो गए ना, आखिर मैं इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हूँ जो तुम्हें छोड़कर चली गई। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और उसे बताने लग जाती है, जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी और तुमने मुझे कॉल किया था, उसी समय मेरे डैड मेरे सामने मेरी मोम की एशिश लेकर खड़े थे, बोल रहे थे अगर मैं तुमसे अलग नहीं हुई तो वो मेरी मोम की एशिश फेंक देंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारा कॉल कट कर दिया था। प्रेजेंट मैं नहीं बताती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हें चोट लगी है, अंदर हिम्मत नहीं थी अपने डैड से लड़ने की। जीरन भी उसे बोल देता है, मैंने तुम्हें गलत समझा था। एनी उसे बताती है, पहले मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई भी अपना नहीं था, सिर्फ तुमने ही मेरा ख्याल रखा था, इसलिए मैं तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। ये जानने के बाद जीरन तुरंत ही एनी को किस कर लेता है और उसे बोलता है, मैंने 6 सालों तक तुम्हें गलत समझा था। एनी बोलती है, तुम चाहो तो अभी भी तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। ये बात वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, जिसके बाद डॉक्टर जल्दी से एनी का चेकअप करता है और दूसरी तरफ जीरन असिस्टेंट को बता रहा होता है, मैंने अभी तक एनी को गलत समझा, वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, पर मैंने उससे नफरत की और उसे इस चीज के लिए ब्लेम किया। असिस्टेंट बोलता है, बॉस क्या अभी भी आप अपनी वाइफ को इस बारे में सच नहीं बताएंगे? जीरन बोलता है, अब सच बताकर कोई फायदा नहीं है, वैसे भी अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो वही सच्चाई को अगर पहले से ही एक्सेप्ट कर लेगी तो उसके लिए तो अच्छा ही है। जिसके बाद डॉक्टर जीरन को एनी की मेडिसिन देकर उससे
उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही एनी को होश आता है तो जीरन उसके सामने मेडिसिन लेकर आकर बैठ जाता है। एनी होश में आकर सोच रही होती है ये सिर्फ जीरन की तरह दिखता है पर वो नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका है, और रोने लग जाती है। वो पूछती है अब तुम क्यों रो रही हो, क्या अभी भी तुम्हें जीरन के लिए गिल्टी फील हो रहा है। वो बोलती है क्या तुम मुझे जीरन के बारे में और कुछ बता सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसे अच्छे से जानती ही नहीं हूँ। जीरन उसे बताता है मेरे पास एक डायरी थी जिसमें हर वर्ड सिर्फ तुम्हारे बारे में ही लिखा था उसने। एनी पूछती है क्या तुम मुझे उसकी डायरी दे सकते हो। जीरन बोलता है दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है ना दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो शायद मैं तुम्हें वो डायरी दे दूंगा। जिसके बाद एनी तुरंत ही जीरन को किस कर लेती है और पूछती है क्या ये काफी है। जीरन बोलता है नहीं और उसके करीब जाने लगता है और उसे बोलता है पहले तुम्हें दवाई पीनी पड़ेगी। जिसके बाद एनी जल्दी से दवाई पी लेती है। वो बोलता है ठीक है रुको मैं डायरी लेकर आता हूँ। फिर वो उसे उस डायरी का एक पेज दे देता है और उसे बोलता है अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी तभी मैं इस डायरी के बाकी पेज तुम्हें दूंगा। जिसके बाद वो चला जाता है और एनी उस डायरी के पेज को पढ़ने लग जाती है जिसमें उसने उस दिन के बारे में लिखा होता है जिस दिन एनी को बुली करने के लिए कुछ लड़कों ने उसके खाने में ऐसी चीजें मिला दी थी जिसे देखकर एनी डर जाएगी और फिर वो भूखी रह जाएगी। इसके बाद एनी जब वापस आकर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो ये देखकर डर जाती है और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर ना जीरन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर उन लड़कों की खूब धुलाई करता है। एनी उस चीज को याद करती है और उसे याद आता है कि आखिर उन लड़कों को जीरन ने इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा था, क्योंकि वो इसे ही बुली कर रहे थे। ये जानकर एनी को तो रोना आ जाता है क्योंकि उसके बाद से ही वो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, उसे जबरदस्ती खाने के लिए भी मजबूर करता था, पर ये उसे परेशान हो गई थी। आखिर ये उसे हर चीज के लिए फोर्स क्यों करता है। इसके बाद एनी फिर से अपना और जीरन का पुराना टाइम याद करने लग जाती है, जैसे वो इसके खाने पीने का ख्याल रखा करता था। जीरन ने उस पेज पर लास्ट लाइन लिखी होती है कि उस दिन के बाद से ही मेरी एनी के लिए एक ही विश हो गई, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा होता। इसलिए आगे का जानने के लिए वो जल्दी से जीरन के पास भागी हुई जाती है और बोलती है तो मुझे आगे के पन्ने पढ़ने के लिए दो। जीरन पहले उसके लिए खाना लेकर आता है और बोलता है पहले इसे खाओ फिर मैं दूंगा। वो बोलती है मुझे खाने का मन नहीं है तो मुझे ये डायरी दे रहे हो या नहीं। जीरन बोलता है लगता है तुम भूल गई हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरी बात सुनोगी तो ही मैं तुम्हें डायरी दूंगा। अगर तुम ये खाने की प्लेट खत्म कर दोगी तो उसके बाद मैं पूरी डायरी एक ही बारी में तुम्हें पढ़ने के लिए दे दूंगा। उसके बाद एनी जल्दी से खाना खाने लग जाती है और जीरन एक पेज फाड़ कर उसके लिए वहाँ पर रख कर चला जाता है। उसके जाते ही जल्दी से एनी उस पेज को पढ़ती है जिसमें जीरन ने अपनी विश लिखी होती है कि उसकी सबसे बड़ी विश है कि एनी खुश रहे, हमेशा अच्छे से खाए। ये पढ़ने के बाद एनी खाने को और भी ज्यादा खुशी से खाने लग जाती है। इवन वो साथ ही रो भी रही होती है और जीरन चुपके से उसे देख रहा होता है। तभी जीरन का असिस्टेंट उसके पास आकर उसे इस बारे में बता देता है पाओ ने एनी के डैड और उसके स्टेप सिस्टर को मरवा दिया है। नेक्स्ट एनी अपना खाना अच्छे से खत्म करती है और वो मेड से पूछती है जीरन कहाँ पर है। मेड बोलती है मुझे भी नहीं मालूम। जिसके बाद एनी सोचती है लगता है वो बिजनेस ट्रिप पर जा चुका है और अपने साथ डेयरी को भी लेकर गया है। तभी एनी को एक बड़ी डिजाइनिंग कंपनी से कॉल आ जाती है क्योंकि उसने कंपटीशन के लिए अपना डिजाइन सबमिट किया था जो कि सिलेक्ट हो गया होता है और कंपनी वाले उसे बात करने के लिए कंपनी में बुला रहे होते हैं। 2:30 बजे एनी याद करती है जीरन बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसे बोल कर गया था मैं जब यहाँ पर नहीं रहूंगा तो तुम कहीं भी बाहर मत जाना, नहीं तो मैं फिर उस डायरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एनी सोच रही होती है मुझे 2:30 बजे जल्दी से कंपनी पहुँचना होगा, ये मेरे ड्रीम का सवाल है। वैसे भी जीरन यहाँ पर नहीं है तो उसे पता भी नहीं लगेगा और मैं वापस जल्दी से घर भी आ जाऊंगी। इसके बाद वो चुपके से बाहर झाड़ती है और सोचती है गार्ड्स ने उसे नहीं देखा। जीरन के गार्ड्स एनी को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो उसकी वाइफ कहीं पर जा रही है। इतने में मिस्टर गाओ का वो प्रोफेशनल किलर इन दोनों गार्ड्स को मार देता है। जीरन को भी इधर पता चल जाता है कि एनी कहीं बाहर गई थी और जो गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे उन्हें भी किसी ने मार दिया है। इधर एनी उस कंपनी में पहुंच जाती है और देखती है वहाँ पर जो बाकी के फाइनलिस्ट आए होते हैं वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन लोगों का इंटरव्यू कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर
गांव लेने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। एनी भी ये सुन लेती है और सोच रही होती है आखिर हम जैसे न्यू कमर्स का इंटरव्यू इतना बड़ा प्रेसिडेंट क्यों लेने वाला है। तभी इतने में मिस्टर गांव वहाँ पर आ जाता है और वो एनी को देखकर खुश हो जाता है। फाइनली हम लोग मिल गए। इसके बाद एनी जब अपने डिजाइन लेकर जा रही होती है तभी अचानक से उसके डिजाइन के पेपर एलिवेटर में चले जाते हैं और गांव वो डिजाइन देख लेता है और एनी से पूछता है क्या ये डिजाइन तुमने बनाए हैं। एनी हाँ बोल देती है तो वो उसके डिजाइन की तारीफ करता है और उसे साथ में चलने के लिए बोलता है बात करने के लिए। इसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में लाकर उसे एक अच्छा ऑफर देने लग जाता है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें 5 मिलियन सैलरी के तौर पर दूंगा। एनी तो शौक हो जाती है इतने ज्यादा पैसे, वो भी मेरी जैसी न्यू कमर को। वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, तो तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अभी चिरन अपने गार्ड्स के साथ एनी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। इवन वो गांव के ऑफिस में भी आ जाता है। एनी तो उसे देखकर ही शॉक हो जाती है, उसे कुछ बताने ही वाली होती है। इतने में जल्दी से वो उसे अपने पास कर लेता है और गाँव पर चिल्लाता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। गांव बोलता है मैं क्यों नहीं आ सकता। एनी भी समझ जाती है लगता है इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी चल रही है। इसके बाद एनी चिरन को समझाती है मैं बस यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी और तुम कुछ भी गलत मत सोचना। इसके बाद गांव एनी को बोलता है तुम इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो और ऑफर को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मेरी कंपनी से ज्यादा अच्छी सैलरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। चिरन तुरंत मना कर देता है मेरी वाइफ इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। उसके बाद वो एनी से पूछता है मैं एकदम सही बोल रहा हूँ ना। एनी भी सोचती है इसका ऑफर कोई मामूली नहीं है, जरूर कुछ तो बात है, इसलिए वो उसे मना कर देती है मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है तो चिरन अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को भेज देता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फिर वो गांव को वार्निंग देता है तुम एनी से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। गांव सोचता है पहले की तरह वो अभी भी एनी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं एनी को इससे छीन कर ही रहूंगा। एनी को घर लाने के बाद चिरन तो उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम गांव से मिलने के लिए क्यों गई थी। वो बोलती है मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई थी, मैं तो बस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। जीरन बोलता है तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला था, तो तुम्हें मार देता। बोलती है लेकिन चिरन बोलता है लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, अब से तुम सिर्फ घर पर रहोगी और कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। एनी बोलती है मेरे कंपटीशन का क्या। वो बोलता है बताओ गांव तुम्हें कितना ज्यादा ऑफर कर रहा है, मैं उससे डबल तुम्हें ऑफर करूंगा। एनी बोलती है मैं वहाँ पर पैसों के लिए नहीं जा रही थी, मुझे बस अपना सपना पूरा करना है। जीरन बोलता है लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है, लगता है अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम नहीं सीखोगी। इसके बाद वो वहाँ पर आग मंगवाता है और एनी को बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम अगर घर से बाहर गई तो मैं इस डायरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद वो डायरी को फेंकने के लिए जा रहा होता है और एनी उसे मना कर देती है प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है अब रिग्रेट कर करना कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर तुम नहीं सीखोगी। बोलकर वो डायरी को आग में डाल देता है और वो डायरी पूरी तरीके से जल जाती है और एनी यहीं पर बैठकर रोने लग जाती है अब सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा दिल कर रहा है कि अब तो मैं मरी जाऊं। उसके बाद वो उसे समझाता है मेरा तुम्हें गांव की कंपनी में काम करने से रोकने का एक रीजन है और वो ये है कि गांव तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ये सुनकर एनी तो शौक हो जाती है। वो बोलता है मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, 6 साल पहले भी गांव फैमिली ने तुम्हें मारने के लिए अपने लोगों को भेजा था। वो बोलती है आखिर गांव मुझे क्यों मारना चाहता है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। वो बोलता है तुम्हें इसका रीजन जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस गांव से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और मुझे माफ करना मैंने इस डायरी को जला दिया। उसके बाद वो बोलती है मुझे तुम चिरन की बॉडी देखने दो, जिसके बाद वो उसे लेकर कोल्ड स्टोर रूम में आ जाता है और एनी उसकी बॉडी को देखकर रोने लग जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी डायरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जैसे कि मैं अपनी मोम की आशीष को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ, अपना ड्रीम भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ, आखिर मेरे जीने का क्या फायदा। ये बोलकर वो रोई जा रही होती है। ये सुनने के बाद चिरन रियलाइज करता है एनी सच में अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है।
इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर एक बहुत ही बड़ा डिजाइनिंग स्टूडियो खरीदने के लिए बोलता है। तो उसके बाद पहले वो एनी को उसका डिजाइन का स्टूडियो दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो उसने स्पेशली उसी के लिए खरीदा होता है। एनी तो स्टूडियो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ में यहाँ पर डांस करते हैं। इसके बाद जीरन एनी को बस किस करने ही वाला होता है, तभी असिस्टेंट वहाँ पर टपक पड़ता है और बताता है कार तैयार है, अब आप दोनों को मेंशन जाना। इसके बाद जीरन एनी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने मॉम डैड से मिलवाता है। एनी को देखते ही बोलने लग जाते हैं, अच्छा तो ये वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो, ये तो बिल्कुल भी खास नहीं दिखती। इसके बाद वो जीरन को बोलते हैं तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आ जाओ बात करने के लिए। एनी उसे बोलती है तुम जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ यहाँ रहती हूँ। अकेले में आने के बाद डैड जीरन को बोल रहे होते हैं तुम एनी को डिवोर्स दे दो और इसे तुम गाँव को दे दो, उसके बाद मेरी बताई हुई एक अमीर लड़की से शादी कर लो। लेकिन जीरन इसके लिए मना कर देता है। डैड उसे बोलते हैं तुम भूलो मत मैं तुम्हें अपने घर में क्यों लेकर आया था, इसलिए कि तुम मेरे वारिस बनोगे और मेरा कहना मानोगे। जीरन बोलता है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि मैंने आपकी ये डील क्यों एक्सेप्ट की थी। पर मुझे एनी को प्रोटेक्ट ना करना होता तो मुझे आपकी इस अमीर फैमिली की कोई जरूरत ही नहीं थी। डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं 6 साल पहले उस लड़की की वजह से तुम मरने वाले थे और आज भी तुम बस उसी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जीरन बोलता है मैं मरते दम तक उसे प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, मेरे पास अगर आखिरी दिन भी बचेगा ना तो वो दिन भी मैं एनी के लिए ही जीना चाहता हूँ। और हाँ अब आप भूलो मत कि इस फैमिली का हेड मैं हूँ, इसलिए आप मुझसे जरा नीचे आवाज में बात करो वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तो आप भी अच्छे से जानते हो। ऐसी धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन की वाइफ एनी की बेइज्जती कर रही होती है, वो उसे मेड की तरह ट्रीट कर रही होती है। एनी भी उनकी सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही होती है और सोचती है ये जिहान की मॉम है इसलिए मुझे इनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। वही जीरन वहाँ पर आ जाता है और देख लेता है कि उसकी मॉम एनी के साथ कैसा बिहेव कर रही है और उन्हें बोलता है आपको वाइन चाहिए ना, चलो मैं सर्व कर देता हूँ। उसके बाद वो वाइन की बोतल लेकर फोड़ देता है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनके लिए वाइन सर्व करता है, वो उसके सर पर डाल देता है। मिस्टर जिन की वाइफ तो चिल्लाने लग जाती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर जिन की वाइफ बोलती है तुम जिस बेटे को लेकर आए हो ये मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहा है देखो जरा। इसकी वाइफ को क्या लगता है ये यहाँ पर राज करेगी, बिल्कुल भी नहीं। एनी की बेइज्जती सुनकर जीरन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो मिस्टर जिन की वाइफ को एक थप्पड़ भी लगा देता है और उन्हें धमकी भी देता है अगर आपने मेरी वाइफ के साथ फिर से ऐसे बदतमीजी की तो मैं यही करूँगा। उसके बाद वो एनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जिन की वाइफ उन्हें बोलने लग जाती है देखो जरा तुम कैसा बेटा लेकर आए हो जो मेरी बेइज्जती कर रहा है। मिस्टर जिन बोलते हैं तुम्हें अच्छे से पता है अभी हमें इस लड़की की जरूरत है तो तुम्हें उसकी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर जिन की वाइफ सोचती है एक तो इस लड़के ने मेरे बेटी की जगह ली हुई है और हमारी फैमिली में ऐश कर रहा है और अपनी वाइफ के लिए ऊपर से मुझे ही इस तरीके से ट्रीट कर रहा था। पास जिंदगी का ज्यादा समय नहीं बचा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर एनी जीरन को सॉरी बोलती है तुम्हारा डैड की बर्थडे पार्टी मेरी वजह से खराब हो गई। वो बोलता है सॉरी तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तो वहाँ पर बुली किया गया था। वो उसे शुक्रिया अदा करने लग जाती है तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। जीरन उसे बोलता है तुम्हारी मॉम का जो जेड का ब्रेसलेट था ना मैंने उसे ढूंढ लिया है और उस पर्सन को यहाँ पर बुलाया है जो कि उस ब्रेसलेट को हमें बेच देगा। उसके बाद ये लोग उससे मिलने के लिए आते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि गाँव ही होता है। ये देखकर ये लोग तो शौक हो जाते हैं। जिसके बाद गाओ एनी को उसकी मोम का जेड का ब्रेसलेट दिखाता है और बोलता है मिस एनी चलो हम लोग कहीं बाहर चलकर बातें करते हैं। तन उसे मना कर देता है मैं इस जेड के ब्रेसलेट को कैसे भी कर तुम्हें ला कर दे दूंगा लेकिन तुम इसके साथ मत जाना। इसे गाओ बोलता है मिस्टर जीरन एक काम करते हैं पहले हम दोनों ही आपस में बात कर लेते हैं। इसके बाद एनी बाहर चली जाती है और गाओ जीरन को बोलता है मैं जानता हूँ तुम किस बात की फिक्र कर रहे हो कि मैं कहीं एनी को हर्ट ना कर दूं, लेकिन तुम मुझ पर यकीन रखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बोलता है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम पर यकीन करूंगा। जिसके बाद गाओ जीरन को बिलीव दिलाने के लिए एक पिल खाता है और उसका बटन उसे दे देता है अगर तुम कभी भी इसे प्रेस करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना क्योंकि अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद वो एनी से मिलने के लिए चला जाता है और जीरन सोचता है ये करना क्या चाहता है। एनी गाओ से मिलने के लिए बाहर आ जाती है। वो उसे बोलता है तुम डरो मत, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें तभी मार चुका होता जब तुम मेरी कंपनी में आई थी। इसके बाद वो उसकी मोम का जेल ब्रेसलेट उसे दे देता है। एनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया अदा करती है तुमने मेरी मोम की चीज मुझे वापस कर दी। बोलता है अब तुम्हें ये मिल गया है तो क्या तुम मुझे
इस जेड ब्रेसलेट की ओनर यानी कि अपनी मोम से मुझे मिलवा सकती हो। उसके बाद एनी गांव को लेकर अपनी मोम की कब्र पर आ जाती है। गांव जैसे ही उसकी मोम की कब्र देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है मैं अकेले में उनसे बात करूंगा। उसके बाद गांव अपने बचपन को याद करने लग जाता है और उन्हें सॉरी बोल रहा होता है। इतने में उसे उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उससे पूछते हैं तुमने अभी तक एनी को मारा या नहीं। बोलता है मैं अभी कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ जीरन यहाँ पर स्टूडियो में बैठा हुआ होता है और उसे एनी की फिक्र हो रही होती है कहीं गांव सच में एनी को कुछ कर ना दे। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर भागकर आ जाता है और एनी को देखने लग जाता है वो सेफ है या नहीं। इसके बाद वो गांव को उसका बटन वापस कर देता है और बोलता है ये पहली और लास्ट बारी था। इसके बाद वो एनी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। गांव याद करता है उसके डैड ने जब उसे बोला था तुमने अभी तक एनी को मारा कि नहीं। तो वो बोलता है मेरे अभी खुद के कुछ प्लान्स हैं। उसके डैड उसे जल्दी से अपना काम करने के लिए बोल रहे होते हैं हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने में तुम मर जाओगे। घर में आने के बाद एनी गांव का दिया हुआ कार्ड देख रही होती है। वो जल्दी से उसे कार्ड ले लेता है और पूछता है वो तुम्हें कहाँ पर लेकर गया था। वो बताती है मेरी मोम की कब्र पर, वो मेरी मोम से मिलना चाहता था। बताओ आखिर वो चाहता क्या है। जीरन बोलता है तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस बेटर रहेगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। उसके बाद वो बोलता है मुझे ऑफिस में काम है तो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जीरन हाउस से मिलने के लिए जाता है और उस पर चिल्ला रहा होता है तुम एनी से दूर रहो तो ही अच्छा रहेगा, अगर मैं ना होता ना तुम पहले ही एनी को मार चुके होते। गांव बोलता है लेकिन मैंने तो एनी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया है। जीरन बोलता है तुम कान खोल कर सुन लो, मैं एनी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इधर एनी कार में बैठे हुए सोच रही होती है कहीं जीरन किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। वो स्टूडियो में आ रही होती है। दूसरी तरफ जीरन गांव को इस शहर को छोड़कर जाने के लिए बोल रहा होता है लेकिन गांव मना कर देता है अगर तुम मुझे परेशान करोगे ना सोचो जरा क्या होगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एनी को सच बता दूंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। इतने में वो एनी को देखकर बोलता है ये तो यहाँ पर खुद ही आ गई। उसके बाद गांव वहाँ से चला जाता है। एनी उसे पूछती है ये तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा था। जीरन बोलता है कुछ भी नहीं, चलो हम लोग घर चलते हैं। कार से जाते वक्त एनी इसी बारे में सोच रही होती है आखिर वो इसकी कौन सी आइडेंटिटी रिवील करने की बात कर रहा था, क्या इसकी कोई दूसरी आइडेंटिटी भी है। के बाद इन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है और जब इन्हें होश आता है तो एनी और जीरन एक कोल्ड रूम में होते हैं और एनी को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। जीरन जल्दी से उसे हक कर अपनी गर्मी देने की कोशिश करता है और मिस्टर जिन की वाइफ इन दोनों को सीसीटीवी वीडियो के जरिए देख रही होती है और वो गांव को शुक्रिया अदा कर रही होती है तुम्हारी वजह से ही मैं इन दोनों को पकड़ पाई हूँ। गांव बोलता है ये तो छोटी सी हेल्प थी, आपको इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता आपने जी फैमिली के इकलौते वारिस को मारने की कोशिश करी है तो आपके हस्बैंड और आपके बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। वो बोलती है क्या ही प्रॉब्लम आएगी, वैसे भी मेरे पति ने बाहर एक नाजायज बच्चा और मिस्ट्रेस रखी हुई है, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है और वैसे भी ये मेरा बेटा नहीं है, हमारी फैमिली का वारिस मेरा बेटा होना चाहिए था जो कि अब मर चुका है और वो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज रूम में लेटा हुआ है, मेरे अलावा उसे कोई भी याद नहीं कर रहा है और मैं अपने बेटे की जगह इस लड़के को नहीं दूंगी। गांव पूछता है तो अब आप क्या करना चाहती हो। मिस्टर जिन की वाइफ बोलती है मैं इन दोनों को फ्रीज कर मार दूंगी। इसके बाद वो कोल्ड रूम की डिग्री -20 करवा देती है जिसकी वजह से एनी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जीरन अपना शर्ट उतार देता है और उसे अच्छे से कवर करता है लेकिन एनी को प्यास लग रही होती है लेकिन वहाँ पर पानी तो था ही नहीं। तो जीरन अपना हाथ काट कर उसे अपना खून देने लग जाता है। देखकर मिस्टर जीरन की वाइफ बोलने लग जाती है ये लड़का तो सच में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो एक नंबर का पागल है, लेकिन अब ये ना खुद बचेगा ना ही इसकी वाइफ बचेगी। ये बोलकर वो हंस रही होती है। बाबू बोलता है लेकिन अब आप डिसअपॉइंट होने वाली है क्योंकि ये दोनों ही बचने वाले हैं। इतने में वो देखती है कि जीरन का असिस्टेंट गार्ड्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचाकर लेकर आ जाता है। जिसके बाद मिस्टर जिन की वाइफ गांव के ऊपर गुस्सा हो जाती है, तुमने मुझे धोखा दिया। वो बताता है मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ना वो एनी है और तुम उसे ही मारना चाहती हो, तो आखिर मैं तुम्हारी साइड कैसे ले सकता हूँ। इतने में वहाँ पर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ पर चिल्लाते हैं तुमने मेरे इकलौते वारिस को मारने की कोशिश की।
अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो इन्हें अब्रॉड भेजने के लिए बोल देते हैं। उसी तरफ एनी को जैसे ही हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे याद आ जाता है जैसे जिन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना खून भी दे दिया था। वो उसे ढूंढ रही होती है पर यहाँ पर वो वार्ड में होता ही नहीं है। वे वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाते हैं और वो एनी पर चिल्लाने लग जाते हैं, आखिर तुम मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ने वाली हो? तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाली है। और वो उसे उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। एनी तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें जीरन का नाम लिखा होता है। जिन बोलते हैं अगर इसमें जीरन का नाम नहीं लिखा होगा तो किसका लिखा होगा? और वो उसे सब कुछ बता देते हैं। जीरन असल में उनका नाजायज बेटा है और उनके 2 बेटे थे, एक का नाम जिहान और एक का नाम जीरन था। जो उनका बेटा जिहान था वो पहले ही मेंटली बीमार था और 6 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मिस्टर जिन अपने नाजायज बेटे यानी कि जीरन को लेने के लिए गए थे ताकि वो उनकी कंपनी का वारिस बन सके। जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उनका बेटा जीरन यहाँ पर चोट खा रखा है और वो भी उनके दूसरे बेटे बिल्कुल जिहान की तरह ही दिखता है, इसलिए वो उसे अपना वारिस इसलिए बना सकते हैं। मिस्टर जिन बोलते हैं, आखिर तुम जैसा लड़का मेरी फैमिली में कैसे आ गया जो एक लड़की के लिए इतना हद तक जा रहा है? इसके बाद वो उसे डील करने लग जाते हैं, अगर तुम अपने भाई जिहान की जगह ले लोगे तो मैं तुम्हें फैमिली का वारिस बना के रहूंगा और तुम एनी को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे और हमारी फैमिली की पावर यूज कर तुम गांव से भी लड़ सकते हो और एनी को बचा सकते हो। जीरन भी इस डील के लिए तैयार हो जाता है। प्रेजेंट में जीरन के डैड एनी को बोलते हैं, उसके पास ना बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और फिर भी वो तुम्हारे लिए पागल हो रखा है। ये सब जानने के बाद एनी तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद वो घर पहुँचती है और हर जगह आवाज देकर उसे ढूंढने लग जाती है। तभी वो जीरन को अपने लॉयर से कॉल पर बातें करते हुए सुनने लग जाती है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी एनी के नाम पर करने के लिए बोल रहा होता है। इसके बाद एनी जीरन के पास पहुंचती है और उसे उसके नाम से बुलाते हुए तुरंत उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एनी जब उठती है तो वो सोचती है, जीरन ने मेरी तरफ 99 स्टेप्स लिए और अब मैं लास्ट स्टेप उसकी तरफ लूंगी। इसके बाद एनी जीरन के डैड से मिलने के लिए जाती और उन्हें बोलती है, मैं जीरन की लाइफ बचाना चाहती हूँ तो आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। डैड बोलते एक रास्ता है, गांव के पास एक पिल है जिससे जीरन की जान बच सकती है, लेकिन वो पिल तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देगा, तुम्हें अपनी जान उसे देनी ही पड़ेगी। एनी बोलती है मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद वो गाँव से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है और उसे बोलती है, मिस्टर गाँव मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे पता है कि आपके पास एक पिल है जिससे मैं जीरन की जान बचा सकती हूँ, तो आप मेरी लाइफ के बदले में मुझे वो पिल दे दो। गाँव बोलता है, अगर तुम मुझसे कुछ टाइम पहले आकर ऐसी शर्त रखती ना तो फिर मैं मान भी जाता, लेकिन अब मेरी शर्त बदल चुकी है। वो बोलती है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? गाँव से उसकी मोम की पेंटिंग दिखाता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी इनकी और अपनी साथ में एक पेंटिंग ड्रॉ करो। दूसरी तरफ जीरन को अपने डैड से पता चल जाता है कि एनी गाँव से मिलने के लिए गई है। वो बोलता है आखिर वो उससे मिलने के लिए क्यों गई है और उसे वहाँ पर किसने भेजा है। उसके डैड बताते हैं वो गाँव से पिल लाने के लिए गई है, अपनी जान के बदले तुम्हारी जान बचाना चाहती है। पहले तो मैं उसका टेस्ट ले रहा था, मुझे लगा था वो डर जाएगी और मना कर देगी, लेकिन वो मान गई। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर की बहू को बचाकर घर वापस लेकर आओ क्योंकि वही तुम्हारी भाई बनने लायक है। दूसरी तरफ गाँव एनी को बोल रहा होता है, तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें हम तीनों के पीछे ड्रॉ करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। एनी पूछती है, हाँ। वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक बहुत ही पुरानी फैमिली की कहानी है जिसके बारे में रूमर फैले हुए हैं कि उन लोगों के ऊपर एक कर्ज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है और उस कर्ज की वजह से उस फैमिली में पैदा होने वाले हर लड़के को एक ऐसी बीमारी होती है जिसे ठीक करने के लिए उसकी बहन के खून की जरूरत होती है और इसी रीजन की वजह से उस फैमिली के हर लड़के को बचाने के लिए उस घर की सारी लड़कियां मर जाती हैं और उस फैमिली की वुमेन कुछ नहीं कर पाती और उन्हें अपने घर की आदमियों की सारी बातें सुननी पड़ती है। एनी बोलती है, आखिर इतनी क्रूर फैमिली कैसे हो सकती है? क्या उस फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो फाइट बैक कर सके? वो बोलता है ना एक, जो कि 25 साल पहले थी और बहुत ही ज्यादा ब्रेव वुमेन थी जो कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर भाग गई थी, लेकिन अपने बेटे को उसी कोल फैमिली में छोड़ देती है। तभी एम्प्लॉय आकर बताती है कि मिस्टर जीरन यहाँ पर आए हुए हैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए। एनी वहाँ से जाने लगती है, तभी वो उसे रोकता है और बोलता है, अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम ये पिक्चर ड्रॉ करो और मैं चाहता हूँ उससे बात करने के लिए। एनी बोलती है, तुम उसे हर्ट मत करना। गाँव बोलता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि कहीं उसकी जगह मैं मर गया तो? और बोलता है, जाने दो, तुम ज्यादा मत सोचो, बस पेंटिंग ड्रॉ करो।
उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एनी जल्दी से पेंटिंग ड्रॉ करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ गाओ जीरन के पास आता है। जीरन उसे धमकी देता है, मेरी वाइफ को छोड़ दो। वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद जीरन उसके ऊपर बंदूक पॉइंट कर देता है। गाओ बोलता है वो मेरी सिस्टर है, इसलिए मैं उसे अपने पास ही रखूंगा और उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है और वो जीरन के पास खड़े होकर गाओ को बोलने लग जाती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इसे हर्ट नहीं करोगे। गाओ बोलता जरा आंखें खोल कर देखो, तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर रखी है, मैंने नहीं। वो बोलती है मैंने ना पेंटिंग ड्रॉ कर दी है, इसलिए अब तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। इसके बाद गाओ जीरन की बंदूक को नीचे करता है और उस पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, तुमने ना बहुत ही अच्छी पेंटिंग ड्रॉ की है। जिसके बाद वो उन लोगों को वो पिल दे देता है और उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से जाता है। इसके बाद गाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और वो बस इस बात से खुश हो रहा होता है, चलो मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया। मॉम आप चाहती थी ना कि मेरी बहन सेफ और खुश रहे, तो अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है। इधर एनी जैसे ही उस पिल को खोलकर देखती है तो उसके साथ एक लेटर भी होता है। एनी जानना चाहती थी आखिर गाओ है कौन। वो बोलता है तुम इस लेटर को पढ़ो तो उसके बाद तुम जान जाओगी। उस लेटर में लिखा होता है, मेरी प्यारी बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ, और उसमें उसने सब कुछ बता रखा होता है कि ऐसे 25 साल पहले उसकी मॉम उसे लेकर भाग गई थी और इसी वजह से मैं उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली गई थी। इस वजह से मैं तुम लोगों की तलाश में था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार क्यों करती थी। उसके बाद जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तभी मुझे जीरन के बारे में पता लगा था, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे देखकर मुझे पता चला कोई किसी को इतना भी चाह सकता है कि अपनी जान पर खेलकर दूसरे को प्रोटेक्ट करे। जैसे तुम्हें तुम्हारी मॉम का प्यार नहीं मिला, वैसे मुझे भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पास कोई है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। एनी उस लेटर को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती है। जीरन उसे समझाता है तुम्हारा भाई भी चाहता है कि तुम खुश रहो। दूसरी तरफ गाओ भी उस पेंटिंग को देखकर खुश हो रहा होता है। इधर जीरीन एनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एनी भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो उसे रिंग पहनाकर किस करने लग जाता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।